हेलो एवरीवन दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टीएस इलियट का बहुत ही फेमस प्ले जिसका नाम है मर्डर इन द कैथेड्रल। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस प्ले के की फैक्ट्स और फिर हम इसकी डिस्कस करेंगे समरी, वो भी हिंदी में। तो दोस्तों, सबसे पहले डिस्कस करते हैं इस प्ले के की फैक्ट। दोस्तों, इस प्ले का फुल टाइटल है मर्डर इन द कैथेड्रल। ये लिखा गया था 1935 में और इसको लिखा गया था कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स में। दोस्तों, इस प्ले को पब्लिश कराया गया था 1935 में और लिटरेरी पीरियड है इसका मॉडर्निज्म। दोस्तों, इस प्ले का जॉनर है, ये एक क्रिश्चियन ट्रेजेडी प्ले है और इसकी सेटिंग और लोकेशन रखी गई है वो है कैंटरबरी, इंग्लैंड में। दोस्तों, ये हो गए इसके की फैक्ट्स। अब डिस्कस करते हैं दोस्तों इसकी समरी। अब दोस्तों, समरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो वर्ड्स का मतलब समझाना चाहता हूं, दो इस प्ले के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, पहला है आर्क बिशप। दोस्तों, आर्क बिशप का मतलब होता है क्रिश्चियन के रिलीजियस वर्ल्ड में जो हाईएस्ट रैंक पर बंदा होता है उसको हम आर्क बिशप कहते हैं। और उसके अंदर दोस्तों चर्च भी होता है, जो सबसे बड़ा चर्च होता है, और उसके अंडर जो है डिस्ट्रिक्ट भी आती है। दोस्तों, सेकंड वर्ड है वो है कैथेड्रल। कैथेड्रल का दोस्तों मतलब होता है मेन चर्च, जहां पर आर्क बिशप अपना कामकाज देखता है। दोस्तों, मर्डर इन द कैथेड्रल प्ले जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है और इन दो पार्ट्स के बीच दोस्तों एक इंटरलूड भी है, वो सब मैं आपको अभी समरी में बताऊंगा। तो दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं इस प्ले की समरी को। दोस्तों, मर्डर इन द कैथेड्रल प्ले ओपन होता है आर्क बिशप हॉल में और ये ओपन होता है दोस्तों 2 दिसंबर 1170 में, जहां पर दोस्तों इस प्ले का फर्स्ट कैरेक्टर कोरस है। कोरस दोस्तों विमेन ऑफ कैंटरबरी हैं, जो कॉमन विमेन है कैंटरबरी की। और दोस्तों ये वुमेन जो है बहुत गरीबी को सिंबलाइज करती हैं। ये सारी वुमेन दोस्तों कैथेड्रल में एक साथ इकट्ठी हुई हैं कि दोस्तों एक बहुत बुरी अनहोनी की खबर आई है। कोरस एक स्पीच देकर बताती है कि कैसे उन सब की लाइफ बहुत बुरी गुजरी है जब से उनके आर्क बिशप थॉमस बेकेट को 7 साल से बंद रखा गया है। दोस्तों, थॉमस बेकेट जो है वो एक आर्क बिशप हैं कैंटरबरी के और चांसलर ऑफ इंग्लैंड भी रह चुके हैं अपनी सजा से पहले। अब दोस्तों इनको 7 साल की सजा क्यों हुई थी, अब वो देख लेते हैं। दोस्तों, इनको 7 साल की सजा इसलिए हुई क्योंकि थॉमस ने किंग हेनरी टू, जो कि दोस्तों प्ले में इनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, पर किंग हेनरी टू थॉमस बेकेट के चर्च को भी अपनी पॉलिटिकल पावर के अंडर रखना चाहते थे, पर थॉमस ने ऐसा नहीं होने दिया, तो उसे 7 साल कैद में हेनरी टू ने डाल दिया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। थॉमस बेकेट अपनी कैद काटकर अब वापस आ रहे हैं, इसलिए दोस्तों कैंटरबरी के लोग बहुत परेशान और चिंतित हैं क्योंकि इससे किंग हेनरी वहां के लोगों की मुश्किल बढ़ा सकते हैं। अब आगे दोस्तों 3 प्रीस्ट आर्क बिशप हॉल में एंट्री लेते हैं। वो थॉमस की 7 साल की कैद पर खेद भी जताते हैं, यानी दुख जताते हैं, और उसकी वापसी पर टेंशन में भी रहते हैं। अब एक दोस्तों हेरल्ड, जो कि एक मैसेंजर है, वो खबर लेकर आता है कि थॉमस बेकेट इंग्लैंड आ गए हैं और बहुत ही जल्द कैंटरबरी पहुंच जाएंगे। अब दोस्तों हेरल्ड भी यही उम्मीद रखता है कि अब थॉमस के रिश्ते किंग हेनरी टू के साथ अच्छे हो जाएं, वरना हमारी परेशानियां बढ़ सकती हैं। अब दोस्तों हेरल्ड के जाने के बाद फर्स्ट प्रीस्ट थॉमस के पुराने दिनों के बारे में बताता है, जब थॉमस चांसलर ऑफ इंग्लैंड हुआ करते थे और वो किंग हेनरी के सेक्युलर एडमिनिस्ट्रेटर भी थे। और कोरस, जो कि उस प्रीस्ट को सुन रही थी, वो भी यही कहती है कि हम थॉमस के रिटर्न से ज्यादा खुश नहीं है, क्योंकि उससे हमारी प्रॉब्लम्स और बढ़ जाएंगी, क्योंकि ये कोरस वुमेन जो है दोस्तों, वो पहले की तरह थॉमस और हेनरी के बीच लड़ाई का शिकार अब नहीं होना चाहती। अब आगे दोस्तों सेकंड प्रीस्ट कोरस वुमेन की इंसल्ट करके बोलता है कि मैं जानता हूं कि आप लोग थॉमस की वापसी से खुश नहीं हो, तो ये फेक खुशी अब मत दिखाओ। अब दोस्तों इन सब बहस के बीच में दोस्तों वहां एंट्री होती है थॉमस बेकेट की, यानी थॉमस बेकेट अब कैंटरबरी आ गए हैं और वो आर्क बिशप हॉल में अब पहुंच गया है। थॉमस अब कहते हैं कि प्रीस्ट ने गलती की है आपसे ये सब बोलकर, और थॉमस ये भी कहते हैं दोस्तों कि हम सबको अब पेशेंस रखना चाहिए, क्योंकि गॉड का प्लान ही सुप्रीम प्लान होता है और हमें उसको मानना चाहिए। क्योंकि दोस्तों थॉमस बेकेट जो है वो एक बहुत रिलीजियस आदमी है, ऑब्वियसली वो आर्क बिशप है इस प्ले में। अब प्ले में दोस्तों एंट्री होती है 4 टेम्पटर्स की, जो थॉमस को अपने अपने सजेशंस देते हैं। फर्स्ट टेम्पटर दोस्तों कहता है कि तुम अब आराम से जियो, बिल्कुल लापरवाह होकर, जैसे एक जवान बच्चा घूमता है बिना किसी टेंशन और जिम्मेदारी के। अब सेकंड टेम्पटर दोस्तों कहता है कि तुम्हें फिर से चांसलर ऑफ इंग्लैंड बनना चाहिए, क्योंकि तुम गरीबों की हेल्प कर सकते हो पॉलिटिकल फिगर बनकर, ना कि तुम एक रिलीजियस फिगर बनकर उनकी हेल्प कर सकते हो।
अब थर्ड टेम्पटर दोस्तों कहता है कि तुम्हें अब ऐसी सरकार बनानी चाहिए जिसमें रूलर्स और बैरन्स एक साथ काम कर सकें। दोस्तों थॉमस इन तीनों टेम्पटर्स को रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि थॉमस एक रिलीजियस आदमी होता है और ऐसे शौक वो बहुत पहले ही छोड़ चुका होता है। अब एंट्री होती है दोस्तों फोर्थ टेम्पटर की, जो थॉमस को एक ऐसी राय देता है जिससे थॉमस भी हिल जाता है। वो कहता है कि तुम्हें चर्च के लिए शहीद होना चाहिए, इससे तुम हमेशा के लिए याद किए जाओगे और तुम्हारे दुश्मनों को लोग भूल जाएंगे। अब थॉमस कहता है कि नाम करने के लिए शहीद होना गलत बात है। मैंने अपनी किस्मत खुदा के हवाले कर दी है, जैसा वो चाहेगा वैसा होगा। अब यहाँ दोस्तों पार्ट 1 हमारा खत्म हो जाता है। अब आगे दोस्तों पार्ट 1 और पार्ट 2 के बीच में एक इंटरल्यूड होता है, यानी दोनों प्ले के पार्ट्स के बीच में एक इंटरवल होता है जहां थॉमस बेकेट एक रिलीजियस स्पीच दे रहा होता है। दोस्तों थॉमस बेकेट उस स्पीच में कहता है कि सच्चा शहीद इंसान वो होता है जो खुदा को माने, जिसने अपनी ख्वाहिशात खुदा के लिए सेक्रीफाइस कर दी हो और जिसकी आज़ादी बस खुदा का हुक्म मानने में ही हो। अब आगे दोस्तों पार्ट 2 शुरू होता है। पार्ट 2 दोस्तों आर्क बिशप हॉल में ही शुरू होता है और इसकी डेट है 29 दिसंबर 1170। और दोस्तों जहां दोस्तों 4 नाइट्स की एंट्री होती है, मतलब 4 सिपाहियों की। ये नाइट्स दोस्तों किंग हेनरी 2 के होते हैं। अब दोस्तों थॉमस वहां पर आता है, अब यानी थॉमस की आर्क बिशप हॉल में दोबारा एंट्री होती है पार्ट 2 में। उसके आते ही दोस्तों चारों नाइट्स उसकी बेइज्जती इंसल्ट करने लग जाते हैं और उस पर यह इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो यहाँ हेनरी के अगेंस्ट प्लान बना रहा है और अपनी आर्क बिशप पोजीशन का गलत फायदा उठा रहा है। तभी दोस्तों नाइट्स थॉमस पर अटैक कर देते हैं, पर दोस्तों प्रीस्ट वहां आकर थॉमस को बचा लेते हैं। इसके बाद दोस्तों थॉमस नाइट्स में बातचीत होती है, पर दोस्तों थॉमस उसे उनका पॉलिटिकल एजेंडा बताकर नाइट्स की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। इस बात पर दोस्तों नाइट्स जो हैं वो नाराज हो जाते हैं और प्रीस्ट को धमकी देते हैं मारने की, अगर उन्होंने थॉमस की हेल्प की उसको भगाने में। और दोस्तों ये बात बोलकर नाइट्स वहां से आखिरकार चले जाते हैं। नाइट्स के जाने के बाद दोस्तों कोरस विमेन बहुत दुख भरी स्पीच देती हैं और कहती हैं कि आप यानी थॉमस को कुछ अगर हुआ तो उनकी जिंदगी में बेसिकली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। फिर बाद में दोस्तों थॉमस उन्हें समझाकर शांत कर देता है कि ऐसा नहीं होगा, आप टेंशन फ्री रहो। कुछ देर बाद दोस्तों नाइट्स दोबारा आ जाते हैं। प्रीस्ट दोस्तों थॉमस से भाग जाने की रिक्वेस्ट करते हैं, पर वो मना कर देता है। तभी दोस्तों प्रीस्ट वहां का दरवाजा बंद कर लेते हैं। अब ऑब्वियसली वो कैथेड्रल में आ गए हैं और थॉमस को भागने के लिए दोस्तों कन्विंस करते हैं, पर थॉमस कहता है दोस्तों कि जो खुदा चाहेगा वो होगा। और दोस्तों अब आखिरकार प्रीस्ट जो है वो कैथेड्रल का दरवाजा खोल देते हैं, जहां पर नाइट्स अंदर आ जाते हैं। नाइट्स दोस्तों थॉमस के लगाए सैंक्शंस को लिफ्ट करने के लिए कहते हैं, जो थॉमस ने इंग्लिश रूलर्स के लिए लगाए थे, ताकि वो इंग्लिश रूलर जो हैं वो चर्च में ना आ सकें। पर थॉमस उनकी बात नहीं मानता और दोस्तों अंत में नाइट्स जो है थॉमस का मर्डर कर देते हैं। अब मर्डर करने के बाद दोस्तों चारों नाइट्स ऑडियंस को एड्रेस करते हैं और अपने एक्शंस की सफाई देते हैं। फर्स्ट नाइट कहता है कि मैं कुछ नहीं कहना चाहता, वो बस दूसरे नाइट को एड्रेस करने के लिए उसको बुलाता है। सेकंड नाइट दोस्तों कहता है कि इतिहास हमसे नफरत करेगा, पर हमने बस ऑर्डर फॉलो किया ताकि इंग्लैंड को बचाया जा सके। थर्ड नाइट दोस्तों कहता है कि हमने थॉमस को मारकर ठीक किया क्योंकि वो गलत इंसान था। फोर्थ नाइट कहता है दोस्तों कि थॉमस ने अपने लिए खुद मौत चुनी थी ताकि सब उसे शहीद समझें। अब इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है और ना ही हमने कोई गलत काम किया है। अब आगे दोस्तों नाइट्स के जाने के बाद प्रीस्ट थॉमस की डेथ पर शोक मना रहे होते हैं और कोरस वुमेन मर्सी और माफी मांगती है थॉमस और गॉड से अपनी फाइनल स्पीच में, और यहीं पर दोस्तों प्ले का अंत हो जाता है।